बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। नादरीन, आज 14 अगस्त है और पाकिस्तान का यौम आज़ादी है। 14 अगस्त 1947 को हमने ज़मीन का एक अलग टुकड़ा हासिल किया था, एक अलग मुल्क हासिल किया था, मगर आज तक हम अपनी मंजिल तक नहीं पहुँच सके। यानी मुल्क तो हमने हासिल कर लिया, बहुत कुर्बानियाँ दी। उन तमाम लोगों को बहुत बहुत सलाम जिन्होंने इसके लिए कुर्बानी दी, जिन्होंने इसके लिए ज़ोर लगाया। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को जितना ज़्यादा से ज़्यादा खराज तहसीन पेश किया जाए वो कम है कि उनकी क़यादत में पाकिस्तानियों ने, उस दौर के मुसलमानों ने, इस खित्ते के तमाम लोगों ने अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया, बहुत ज़ोर लगाया, बड़ी कोशिश की। फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें एक अलग मुल्क दे दिया। हमें अलग मुल्क तो मिल गया, लेकिन जिस मकसद के लिए हमने ये मुल्क बनाया था वो मकसद पूरा नहीं हुआ। यानी हमें एक ऐसा मुल्क चाहिए था जहां हम अपने तरीके से रहते, जहां हम आज़ादी का सांस लेते, जहां हमारे ऊपर चीज़ें मुसल्लत ना की जाती। लेकिन बदकिस्मती से हम दायरों में घूमते रहे। अब 8 दहाइयाँ होने वाली हैं, हम दायरों के इस सफ़र से बाहर नहीं आ पा रहे। हमारे पास एक मुल्क है मगर हम हकीकी आज़ादी से महरूम हैं। पाकिस्तान में आने वाले तमाम अवामी रहनुमा या तो इस लड़ाई में मारे गए हकीकी आज़ादी के लिए, या फिर वो सरेंडर कर गए। मगर ये लड़ाई आज भी जारी है और इस बार इस लड़ाई का आलम एक ऐसे शख्स के हाथ में है जो हार मानने को तैयार नहीं है। उसे कैद तन्हाई और सलाखों के पीछे का अकेलापन अभी तक तोड़ नहीं पाया। वो डट कर खड़ा है, लड़ रहा है, मुकाबला कर रहा है, इस उम्मीद पर कि एक दिन हर पाकिस्तानी जागेगा और अपने हिस्से का जोर लगाएगा। मुल्क पर मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का जो कब्जा है वो एक दिन खत्म हो जाएगा। यानी अंग्रेज तो चले गए और उनसे तो हमने आज़ादी हासिल कर ली, लेकिन जो उनकी बाकियात रह गई उनसे हम आज़ादी हासिल नहीं कर पाए। पाकिस्तान के शुरू में ही पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने चीज़ों को कंट्रोल कर लिया। फिर कायदे आज़म के बाद आने वाले तमाम लीडरों को निशाने इबरत बनाया या उन्हें अपनी बी टीम बनाया। आज भी यही चल रहा है। हर दौर में कोई ना कोई इनके खिलाफ खड़ा होता है और हक के साथ खड़ा होता है, और बाकी लोग जो हैं वो सरेंडर कर जाते हैं। और जो इनके खिलाफ खड़ा हुआ या तो मारा गया, या निशाने इबरत बन गया, या फिर सरेंडर कर गया। हत्ता कि मुल्क 2 टुकड़े हो गया। जितना बड़ा ये मुल्क था उतना रहा नहीं, आधा मुल्क टूट कर अलग हो गया। लेकिन आज जिस आदमी के हाथ में हकीकी आज़ादी का आलम है, जो ये लड़ाई लड़ रहा है, वो कोशिश कर रहा है कि किसी तरह पाकिस्तानी ये लड़ाई जीत जाएं। आज नहीं तो कल पाकिस्तानी जीतेंगे। अवाम के वोटों से हुकूमतें बनेंगी इस मुल्क में, फैसले अवाम की मर्जी के मुताबिक होंगे। पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ होगा, यानी सबके लिए कानून एक जैसा होगा। ऐसा नहीं होगा कि एक जज का बेटा अगर 2 खवातीन को दिन दिहाड़े कत्ल कर दे तो वो जमानत पे बाहर आ जाए, और एक आम सी लड़की जो है, वो लोगों की मदद करने वाली लड़की, वो अगर एक ट्वीट कर दे तो उसको 17 साल के लिए जेल में डाल दिया जाए। ये नहीं होगा। जब पाकिस्तान हकीकी तौर पे आज़ाद होगा तो फैसले सबके लिए एक तरह से होंगे। इजहार राय की आज़ादी होगी, सब पाकिस्तानियों को तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा, बुनियादी इंसानी हुकूक मिलेंगे, अदली और पार्लिमान आज़ाद और ख़ुद मुख्तार होगी। आज ये अलम कायदे आज़म के बाद आने वाले रहनुमाओं के हाथों से गुजरता हुआ अब बिलाखिर इमरान खान साहब के हाथ में है, और वो उसे गुज़िश्ता कई सालों से गिरने नहीं दे रहा। इमरान खान ने अलम थामा हुआ है। जहाँ मैं पाकिस्तानियों को कहूँगा कि आपको जश्न आज़ादी मुबारक, वहीं मैं हर उस मुजाहिद को सलाम पेश करूँगा जो पाकिस्तान बनने से पहले और आज के दिन तक आज़ादी से लेकर हकीकी आज़ादी तक इस लड़ाई का हिस्सा रहा। नाज़रीन, जश्न आज़ादी की तकारीब हो रही हैं, बहुत सारी जगहों पे बहुत बड़ी तादाद में लोग निकले हैं। हुकूमत की जो सियासी जमातें हैं वो इस कदर बेबस हैं कि जश्न आज़ादी की तकारीब में मैंने उनकी एक और तरह की बेबसी देखी। वो बेचारे कभी कहीं से कोई वीडियो उठा के लगाते हैं, कभी कहीं से कोई वीडियो उठा के लगाते हैं, और वीडियो लगाते हुए इस बात का बहुत ख्याल रखते हैं कि कहीं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई झंडा या रंग बीच में नज़र ना आ जाए। हत्ता कि कोशिश करते हैं कि जितना दूर से हो सके वहाँ से शॉट लें ताकि लोग भी ज़्यादा नज़र आएँ और तहरीक इंसाफ का कोई झंडा भी नज़र ना आए, और उसको अपने खाते में डाल लेते हैं। यही बहुत बड़े बड़े अवामी इज्तिमात हुए, हर साल होते हैं, लोग निकलते हैं, लेकिन सियासी जमातें इतनी बेबस हो गई हैं, नून लीग, पीपल्स पार्टी ख़ास तौर पे, MKM और बाकी जमातें भी, कि लोग तो इनके लिए निकलते नहीं हैं। तो जहाँ पे लोग किसी और काम के लिए निकलते हैं वो दिखाते हैं, जनाब ये देखें लोग बाहर निकल आए, ये देखें लोग कितने खुश हैं, ये देखें जी लोग हमारे लिए निकले। आपके लिए नहीं निकले, ये लोग हर साल निकलते हैं।
कोई कॉन्सर्ट करवा देते हैं, म्यूजिकल प्रोग्राम, वहां पे लोग निकल आते हैं, कहते हैं देखो जी लोग कितनी बड़ी तादाद में निकल आए, लोग तो एंजॉय कर रहे हो। 25 करोड़ का मुल्क है, अगर कहीं पे 5-7 हज़ार बंदा बाहर आ जाता है किसी कॉन्सर्ट पे या किसी और प्रोग्राम में, तो इसको आप ये तो नहीं कह सकते कि पूरा मुल्क आपके साथ खड़ा है। और अव्वल तो ये लोग इन हुक्मरानों के लिए निकलते ही नहीं, अगर निकलते तो ये लोगों के बीच में जाते। आप देखें ना, सुहेल आफरीदी निकला, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग निकले और अवाम के बीच में खुलेआम गए, लोग उनके हक में नारे लगा रहे थे, लोग उनके साथ मिल रहे थे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के झंडे लहरा रहे थे। और ये मनाजिर पाकिस्तान पूरे के अंदर से हमें दिखाई दिए, लाहौर में, कराची में, सिंध में, पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में, खैबर पख्तूनख्वा की तो बात ही छोड़ दें, वह तो हुकूमत है PTI की, बलूचिस्तान में और इस्लामाबाद में सुहेल आफरीदी खुद निकले। सुहेल आफरीदी जो है वो सेंटोरस मॉल के करीब गए, डी चौक में भी गए, बड़ी तादाद में नौजवान वहां पे इकट्ठे हो गए। वो मनाजिर आप देखें, हजारों नौजवान वहां पे इकट्ठे हो गए, फौरी तौर पे वहां पहुंच गए जहां पे सुहेल आफरीदी था, जहां पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का झंडा था। तो अगर सुहेल आफरीदी ऐसे नौजवानों के बीच में जा सकता है, उसे खतरा नहीं है, तो मरियम नवाज, मुराद अली शाह, ये सरफराज बुगटी, ये बाकी लोग क्यों नहीं जा सकते? शहबाज शरीफ को चाहिए वो चला जाए पब्लिक के बीच में इस तरीके से, या वो अता तारड़ बहुत शौक है उसको, वो चला जाए पब्लिक के बीच में ऐसे, या तलाल चौधरी या बाकी लोग ये जाए ना पब्लिक के बीच में, राना सनाउल्लाह इसी तरह जाए। इन्हें तो बेचारों को इनडोर प्रोग्राम करने पड़ते हैं, बंद दरवाजों के पीछे, कैप्टिव एनवायरनमेंट के अंदर। यानी ये करते ही हैं, चारों तरफ सिक्योरिटी खड़ी करते हैं, सिक्योरिटी खड़ी करके गाड़ियों का रुख मोड़ देते हैं, इस रास्ते से भी कोई नहीं गुजरेगा, फिर अपना सेलेक्टिव क्राउड इकट्ठा करते हैं, वहां पे जाके अपना प्रोग्राम करते हैं। जैसे कि इन्होंने अभी एक इफ्तिताह किया है, मार्का हक के मामले में कोई यादगार बनाई है, वहां पे इफ्तिताह किया, और वहां मुकाबला पता किस चीज का, वजीर आजम के और सदर के बीच में, कि फील्ड मार्शल की ज्यादा अच्छी तारीफें कौन करता है। लगा के इन्होंने जूते पॉलिश किए दोनों ने। सदर और वजीर आजम में मुकाबला था, ये जमहूरी मुल्क है पाकिस्तान, यहां पे सदर और वजीर आजम में मुकाबला ये था कि एक सरकारी मुलाजिम है फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, उसकी ज्यादा तारीफें कौन करता है। यानी खुले अवाम के बीच में जो है ना, वो खुलेआम सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग आए और कोई भी नहीं आया। अच्छा, जहां पे लोग निकले ना, वो या तो पाकिस्तान के नारे लगा रहे थे या इमरान खान के नारे लगा रहे थे। एक तरफ जो मुस्तरद शुदा शक्लें हैं वो लाइव ट्रांसमिशन में फील्ड मार्शल की खुशामद कर रही थी, तो दूसरी तरफ अवाम सिर्फ अपने मकबूल लीडर इमरान खान के नारे लगा रही थी। जरदारी साहब ने कहा जी कि ट्रंप कहता है कि हमारा फील्ड मार्शल है। नहीं नहीं, ये हमारा फील्ड मार्शल है। आप अंदाजा करें ये क्या, ट्रंप ने कभी नहीं कहा कि ये अमेरिका का फील्ड मार्शल है। ट्रंप किसी और तरह कहता है, माई फेवरेट फील्ड मार्शल, मेरा पसंदीदा फील्ड मार्शल है, मेरी बात मानता है, मेरे मुताबिक चलता है, यानी मेरे से कभी भी हुक्मदूली नहीं करता, मेरे मुताबिक चलता है। तो अमेरिका तो बहुत प्यार करता था ज़ियाउल हक से भी, जिसने जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी दिलवा दी थी। तो उसके बारे में क्या ख्याल है जरदारी साहब का या उनके खानदान का? मामला ये कि अमेरिका की खुशामद करना या अमेरिका को पसंद आ जाना इस बात की दलील नहीं है कि ये आदमी पाकिस्तानियों को भी पसंद आएगा। हाँ, ये जरूर है कि वो पाकिस्तान के अंदर इक़्तिदार में अपना बड़ा हिस्सा निकाल लेता है, क्योंकि पाकिस्तान अमेरिका के ज़ेरे तसल्लुत रहा है बड़े लंबे अरसे से। तो जरदारी साहब ने काफ़ी गेम उठाई। तो ट्रंप ने कभी नहीं कहा कि आवर फील्ड मार्शल, के हमारा फील्ड मार्शल है, अमेरिका का फील्ड मार्शल है, उसने कभी नहीं कहा। वो कहता है माई फेवरेट फील्ड मार्शल, अपना ज़ाती वो कहता है। तो जो बर्बादी के जिम्मेदार दोनों खानदान हैं, वो अपने वफादारों के साथ और अपने मालिक फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के साथ एक तकरीब में थे, जिसके लिए सारा इलाका बंद किया हुआ था। उसके लिए लोगों ने बड़ा लिखा भी है सोशल मीडिया के ऊपर कि पूरा का पूरा एरिया बंद कर दिया गया और सिर्फ एक सूबे की वज़ीर आला मरियम नवाज़ को वहाँ पे बुलाया गया। बाकी जो पाकिस्तान के सूबे हैं उनमें से किसी वज़ीर आला को वहाँ पे मदऊ नहीं किया गया। वो फील्ड मार्शल के बिल्कुल साथ पहलू में खड़ी थी, तो और किसी को ये मौका नहीं दिया गया कि वो आए और आकर इस तकरीब के अंदर शामिल हो जाएं। मेरे ख्याल में शायद किसी और को दावत भी नहीं दी गई होगी। तो मरियम नवाज साहब, आपको पता है, क्योंकि शरीफ खानदान और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ये बहुत करीब है आपस में, तो शरीफ खानदान के लिए हमेशा गुंजाइश निकाल कर रखते हैं। लिबर्टी चौक में ज़हीम लगारी साहब गए, उन्होंने एक बड़ी अजीब चीज़ दिखाई, और वो वीडियो में देख रहा था कि वहाँ पे कायदे आज़म के इक्का दुक्का पोस्टर थे। जिस आदमी ने पाकिस्तान बनाया, कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, जिसका सबसे बड़ा एहसान है, उसकी इक्का दुक्का तस्वीरें, और मरियम नवाज़ की, नवाज शरीफ की, शहबाज शरीफ की, फील्ड मार्शल की, इनकी सैकड़ों तस्वीरें लगी हुई हैं, हर जगह पे तस्वीरें लगी हुई हैं। इन्होंने पिछले साल भी यही किया था, ये इस साल भी यही कर रहे हैं। पिछले साल भी हमने प्रोटेस्ट किया था, यार कायदे आज़म की फ़ोटोज़ तो लगा दें भाई, ये कायदे आज़म का फ़ोटो लगाए ना, कौम कायदे आज़म को मानती है।
आपको तो कभी वोट देना या नहीं देना, फील्ड मार्शल खुद तो इलेक्शन लड़ भी नहीं सकते, वो एक सरकारी मुलाजिम है, उनकी फोटो आप लगा रहे हैं, लेकिन कायदे आजम का फोटो तो लगाए ना भाई, जिसने कायदे आजम ने पाकिस्तान बनाया, जिसने ख्वाब देखा, लामा इकबाल शायर मशरिक, उनका फोटो एक भी नहीं है। पीटीआई एक पुरअमन पॉलिटिकल जमात है, जिस तरह बाकी जमातें पॉलिटिकल जमातें हैं और वो पुरअमन एहतजाज पे बिलीव करती हैं, ऐसे ही पीटीआई भी करती है। पूरे पाकिस्तान में पीटीआई की बातचीत है, पूरे पाकिस्तान में ये एक मकबूल तरीन सियासी जमात है। और इमरान खान साहब ने हमेशा कहा कि हम एक गमला भी नहीं तोड़ना चाहते, हम कोई छोटा सा नुकसान भी नहीं करना चाहते, ये सारी अमलाक हमारी अपनी है। ये इंसिडेंट कैसे हुआ, इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो पुलिस के बयान से भी ज्यादा जरूरी ये है कि सीसीटीवी फुटेज को मंजरे आम पे लाया जाए, क्योंकि हर फॉल्स फ्लैग की सीसीटीवी फुटेज नहीं आती। तो यहां पे सीसीटीवी आएगी, क्लियर हो जाएगा इसने खुद ही हमला किया हो पुलिस पे, तो वो भी नजर आ जाएगा। किसी वजह से हमला किया हो, कोई झगड़ा हो गया या कोई और चीज हुई, वो भी नजर आ, जो भी हुआ ना, वो सीसीटीवी फुटेज आएगी तो पता चलेगा कि एक्चुअली ये हुआ कैसे। नाज़रीन, सुहेल आफरीदी ने अभी तक लगभग उनके स्टेटमेंट को कुछ 36-38 घंटे गुजर गए हैं। उन्होंने अभी तक ना तो सेक्टर कमांडर का नाम लिया कि वो कौन सा सेक्टर कमांडर था जिसने उन्हें धमकी लगाई, उसकी जरूरत कैसे हुई कि एक मुंतखब वजीर आला को एक सरकारी मुलाजिम जो है, जो तनख्वाहदार मुलाजिम है, वो धमकी लगा रहा है कि तुमने अगर लॉन्ग मार्च का ऐलान किया तो हम तुम्हें नाअहल कर देंगे। उस सेक्टर कमांडर का नाम लेने की जरूरत अभी तक सुहेल आफरीदी साहब ने नहीं की, उनको लेना चाहिए, और ना ही उन्होंने कार्रवाई शुरू की है। तो फिर अगर वो ये इतना सा काम नहीं कर सकते, यानी तहरीक चलानी है आसिम मुनीर के खिलाफ, नाम सेक्टर कमांडर का नहीं ले सकते, ये बहुत जरूरी है। अगर तो इन्होंने इस सिस्टम को टैकल करना है, तो इमरान खान साहब एक बात कहते थे कि जो तुम्हें धमकी दे वापस धमकी दो उसको, जो तुम्हें डराए उसको एक्सपोज करो। इमरान खान साहब ये बार बार कहते थे। तो सुहेल आफरीदी साहब को कम से कम यहां पे स्टैंड लेना चाहिए और उनको एक इजलास बुलाना चाहिए सूबाई असेंबली का, वहां पे करारदाद भी आनी चाहिए, सेक्टर कमांडर को एक्सपोज करना चाहिए ताकि आइंदा वो ऐसा ना कर सकें। अब अगर वो उन्होंने इसलिए नाम ले लिया है कि मैं पहले ही नाम ले लेता हूं, थोड़ा सा बता देता हूं, नाम नहीं लेता लेकिन थोड़ी सी बात निकाल देता हूं ताकि कल को मुझे हटाने से पहले वो 10 दफा सोचे कि मैंने तो ये बात खोल दी थी। तो ये अगर इस तरह उन्होंने इस्तेमाल किया तो एक अलग बात है। देखिए, सुहेल आफरीदी को सियासी शहीद बनने की बजाय जो है तहरीक के लिए स्ट्रीट मूवमेंट चलानी चाहिए, जिसका इमरान खान साहब ने लगभग 1 साल पहले कहा था कि ये चलाई जाए। अब जब सुहेल आफरीदी ने ये नाम लिया था ना, अब मुझे वहां पे सहाफियों ने 1-2 चीजें बताई। उन्होंने कहा अब सुहेल आफरीदी ने ये नाम लिया ना कि सेक्टर कमांडर ने मुझे धमकी लगाई है, तो बाद में पीटीआई के लोग पीछे आए सहाफियों के, और उन्होंने बाद में कहा, सफाइयां देते रहे कि जनाब ये तो मुंह से निकल गई बात, स्लिप ऑफ टंग हो गई, हम ये बात करना नहीं चाहते थे, हमारे मुंह से ये बात निकल गई। भाई निकल गई है तो अब उसके ऊपर पैरा दें और आप बताएं कि किसने किया, क्यों किया, कैसे किया, किस वक्त किया, और उस पर कानूनी कार्रवाई कौन सी होनी चाहिए। एक और चीज मैं सुहेल आफरीदी साहब से गुजारिश करना चाहता हूं और वो इस बात पर तवज्जो दें। मुझे 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं, ज्यादा लोगों ने और बार बार ये बातें बताई हैं, अलग अलग सोर्सेज ने ये बातें बताई हैं कि अब्दुल हादी उर्फ पतंग और एक हैं जनाब नवीद साहब जो इनके भाई हैं सुहेल आफरीदी के, और एक इदरीस साहब है जो गालिबन इनके चचा हैं। मेरी सिर्फ इतनी गुजारिश है कि अभी तहरीक का टाइम है, आप इन पे नजर रखें, और ना सिर्फ इनके ऊपर नजर रखें बल्कि आप इन्हें कंट्रोल करें। ये लोग लगातार जो कर रहे हैं वो कोई भी पॉलिटिकल आदमी कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकेगा, उसका बोझ नहीं उठा सकेगा। ये लोग सुहेल आफरीदी के रिश्तेदार हैं, अब्दुल हादी उर्फ पतंग हैं, इदरीस नामी है उनके चचा है गालबन, फिर एक उनके भाई भी हैं। तो इन चीजों का ख्याल रखना पड़ेगा उन्हें, उनका करियर अभी शुरू हुआ है। उस्मान बुज़दार के रिश्तेदार पागल हो गए थे, अंधाधुंध वो पैसा बनाने के चक्कर में वो अजीब तरीके से लग गए थे, लेकिन उस वक्त इमरान खान साहब बाहर थे, हमने इसको रिपोर्ट किया, उन्होंने एक्शन भी लिया था। लेकिन सुहेल आफरीदी साहब को ये चीजें खुद ही करनी पड़ेंगी, इस पे वो तवज्जो दें, वरना उनके लिए ना मुस्तकबिल में बड़े मसाइल हो जाएंगे। इमरान खान साहब की बहनें गई थी मिलने के लिए अपने भाई को, आज फिर मुलाकात नहीं करवाई गई, अभी तक तो मुलाकात नहीं हुई, तो रात हो गई अब तो एक मरतबा फिर मुलाकात नहीं हुई इमरान खान साहब की उनकी बहनों से। सारी कोशिशें करके उन्होंने देख ली, ये कैद तन्हाई खत्म नहीं हो रही, ना ही अदालत कोई सहूलत दे रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सुप्रीम कोर्ट के बाहर एहतजाज किया, सारे इकट्ठे हुए, फिर एहतजाज को कॉल ऑफ किया गया जब अदालत ने एक तारीख दे दी कि ठीक है जी हम ये केस लगा देते हैं इमरान खान साहब की मुलाकात के हवाले से, कैद तन्हाई के हवाले से। तो मामला यहां तक पहुंच गए हैं कि सारी कोशिशें करके देख लेते हैं, लेकिन क्योंकि एक शख्स ने फैसला किया हुआ कि मैंने मुलाकात नहीं होने देनी, तो कोई कानून, कोई अदालत, कोई इदारा, कोई पार्लिमान, कोई वजीर आजम, कोई कैबिनेट मेंबर, कोई अवामी एहतजाज दबाव, कोई चीज जो है, कोई लॉ बुक वो उसको वायलेट
नहीं कर सकती जो फर्द वाहिद का हुक्म है। इसको डिक्टेटरशिप नहीं कहेंगे तो आप क्या कहेंगे? नाज़रीन, 13 और 14 अगस्त की दरमियानी रात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अनाउंस किया कि पाकिस्तानी निकलेंगे और इमरान खान के साथ इज़हार यकजहती करेंगे। अब ये क्योंकि जश्न की रात होती है, वैसे ही पाकिस्तानी निकलते हैं, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के झंडे जितने ज़्यादा नजर आएंगे उतना ज़्यादा पता चलेगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किस शिद्दत के साथ शहरों में निकली है और किस तरीके से वो एहतजाज भी कर रही है और इमरान खान साहब के हक में एहतजाज भी कर रही है और साथ में अपनी जश्न आज़ादी को भी सेलिब्रेट कर रही है। तो ये 13 और 14 अगस्त की दरमियानी रात को निकलने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अनाउंसमेंट की है। एक और चीज़ नाज़रीन मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। ये इधर सलमान अकरम राजा साहब बड़े सीनियर आदमी हैं, बड़े ज़बरदस्त वकील हैं, बड़ी शानदार इनकी वकालत है, बड़ा लंबा इनका करियर है और लड़ाई इनकी हो रही है मिशाल यूसुफजई से। मैं हैरान हो जाता हूँ कि ये किस लेवल पे क्या लड़ाइयाँ चल रही हैं। इनकी एस्टेब्लिशमेंट ने अजीबोगरीब किस्म के पाकिस्तान में खेल खेले हैं, अजीबोगरीब ही सूरत हाल पाकिस्तान में रहती है। ये मिशाल यूसुफजई का या सलमान अकरम राजा साहब का बनता है उनके साथ लड़ना, या ये लड़ाई बनती नहीं है? वो पार्टी के सेक्रेटरी जनरल हैं, वो फैसला करें। माजी में भी उन्हें कहा गया फैसला करो, वो फैसला नहीं कर पाए। मेरे ख्याल में सलमान अकरम राजा साहब को शायद सियासत की इस बात की समझ ही नहीं आई कि जितना ज़्यादा आप गुंजाइश निकालते जाते हैं उतना ज़्यादा आपके लिए प्रॉब्लम होती जाती है। तो अब सूरत हाल ये है कि दोनों आगे आमने सामने खड़े हुए और पाकिस्तान का मीडिया इनको दिखा रहा है। आप दोनों की औकात का, दोनों की हैसियत का फ़र्क चेक करें, दोनों की उम्र का और तजर्बे का आप फ़र्क चेक करें। एक तरफ कहां पे पाकिस्तान का शानदार वकील, जिसका पाकिस्तान में आप टॉप 10 वकला के अंदर आप नाम ले सकते हैं, जिसका नाम जो है वो वकला में भी शानदार है और उसकी अपनी एक करैक्टर भी है, और दूसरी तरफ एक ऐसी खातून जिन्हें हम कल तक जानते भी नहीं थे और उनकी कोई स्ट्रगल भी नहीं है और उनके पीछे कुछ डेप्थ भी नहीं है। लेकिन आप गौर कर लें कि चल क्या रहा है। तो ये सलमान अकरम राजा साहब को ये चीज़ें बहुत जल्दी सीख लेनी चाहिए थी। लाहौर टाउनशिप में नाज़रीन एक वाकया हुआ, 2 खवातीन को पकड़ के लाया गया चोरी के इल्ज़ाम में। दोनों खवातीन की वीडियो भी है, वो ठीक थी। फिर पता नहीं उनके साथ क्या हुआ, थाने में दोनों मर गई और फिर पुलिस ने क्या किया कि भारी नफरी के साथ उनको उनके आबाई इलाके में पहुंचा के दफना दिया ज़बरदस्ती। और पुलिस ने कहा कि बिल्कुल किसी की आवाज़ बाहर ना निकले। पुलिस ने जिस तरीके से इस केस को हैंडल किया वो तरीका ही बहुत अजीबोगरीब था। इससे पहले 2 गैर मुल्की खवातीन के साथ इसाक डार के ख़ानदान ने रेप करवाया लाहौर के अंदर। इसाक डार की फैमिली ने 2 गैर मुल्की खवातीन के साथ यहाँ पे लाहौर के अंदर रेप करवाया था उनके नवासे ने, और वो बड़ा खौफनाक एक केस था और बड़ी ज्यादती हुई उस केस के अंदर। तो एक तो ये केस आपको याद होगा। अभी ये 2 खवातीन है, ये थाने में जाती हैं, पता नहीं इनके साथ थाने में ऐसा क्या हुआ कि वो दोनों मर गई और दोनों के बारे में कहा गया दोनों हार्ट अटैक से मर गई और दोनों नौजवान खवातीन थीं, दोनों चोरी का इल्ज़ाम था, दोनों एक साथ हार्ट अटैक से कैसे मर गई? वहाँ क्या हुआ ऐसा थाने में? किसने कुछ किया या कौन था वहाँ पे? क्या कोई बासर आदमी था? क्या देख लिया था उन खवातीन ने या क्या उनके साथ किया गया था कि फिर वो जिंदा नहीं रह पाई दोनों? अब पोस्टमार्टम करवाने के लिए ऑर्डर दिया गया। अब देखते हैं, उनको ज़बरदस्ती दफनाया गया है, दोबारा उनको निकाला जाएगा, पोस्टमार्टम किया जाएगा, चेक किया जाएगा इन खवातीन के साथ हुआ क्या। देखिए, खवातीन को टिकटॉकर ने कहा था कि ये मेरी रेड लाइन है, लेकिन आप गौर करें कि रेड लाइन नहीं है। सूबाई वजीर इत्तलात जो है वो लगातार 9 महीनों से अदालत उसे बुला रही, 9 या 11 महीने हो गए अदालत उसको बुला रही है कि आओ और आकर स्टेटमेंट दो फलक जावेद के खिलाफ, जो भी आपका केस है आकर पेश हो जाओ यहाँ पे। वो लगातार 8-9 महीनों से, या 11 महीने थे या 9 महीने थे, वो लगातार ये कह रही है कि जी मैं नहीं आ सकती, मेरी जान को खतरा है। आप अंदाजा करें कि एक सूबाई वजीर है, सूबाई दारुल हुकूमत में एक अदालत में पेश होना है और वहां उसकी जान को खतरा है।